अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ते अबाउट लिमिटिंग और एक्सेस रीजन के बारे में। स्टोइकियोमेट्री का लास्ट टॉपिक है रिएक्शन यील्ड, और सिंपली इसको हम यील्ड कहते हैं। यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड मतलब पैदावार, यानी किसी भी प्रोसेस में हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट आता है तो इसका अमाउंट क्या कहलाता है? यील्ड कहलाता है। लेकिन इधर प्रोसेस कौन सा है? रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन के नतीजे में जब कोई मतलब अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो रिएक्शन यील्ड कहलाएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दैट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच प्रोड्यूसेस फ्रॉम रिएक्टेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है एंड परसेंटेज यील्ड है। इन वर्ड से भी पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, यानी ऐसा यील्ड जिसको हम क्या करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के कैलकुलेट कर लेते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू पेपर वर्क, तो उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब प्रॉपर्ली इसको डिफाइन किया जाता है, दैट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट आर यील्ड विच इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। मतलब अभी हम लैब नहीं गए होते, पहले से हम क्या कर लेते हैं? अंदाज़ा लगा लेते, प्रेडिक्ट कर लेते कि ये अमाउंट इतना अमाउंट देगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ये आगे एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। अच्छा, एक्चुअल यील्ड, इसको प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। नाम से जाहिर है कि ऐसा यील्ड जिसको हम क्या करते हैं? ऐसा अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जब हम लैब में जाते हैं उधर रिएक्शन परफॉर्म कर ले, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर ले, और उधर जो प्रोडक्ट आ जाता है उसका अमाउंट क्या कहलाता है? एक्चुअल यील्ड, यानी दैट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ obtained बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन द लैब। ठीक है, या परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट आता है वो कौन सा होगा? एक्चुअल यील्ड है। इसके अलावा हमारे पास एक यील्ड है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड हमारे पास ऐसा यील्ड है जो कि इंडिकेट करता है एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन शो करता है कि ये रिएक्शन कितने हद तक कंप्लीट हुआ है, यानी रिएक्टेंट्स अभी मौजूद है या वो प्रोडक्ट में सारे के सारे कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, इसको मतलब मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन है द परसेंट रेशो ऑफ व्हाट? एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। ये किस तरह हम लिखते हैं? परसेंट यील्ड हमारे पास है, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, द परसेंट रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू दैट ऑफ व्हाट? थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है और इसका परसेंट यील्ड आ जाए 80%, तो इसका मतलब है कि 80% ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट 80% मौजूद है। ठीक है, जबकि 20% बाकी जो है या तो ये रिएक्टेंट लॉस हुए हैं, ठीक है, या अभी इसने मतलब अनरिएक्टेड फॉर्म में मौजूद है, या किसी दूसरी चीज़ के साथ इसने रिएक्शन किया है। ठीक है, तो 20% मतलब ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट द टाइप्स ऑफ यील्ड। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बस एक रिएक्शन है कॉपर कार्बोनेट। इसको जब हीट किया जाता है तो हमें देता है कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस कर ले, अगर बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर ले, ये तो बैलेंस है। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो जाता है तो हमें देता है 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का कुछ अमाउंट है 24.8 ग्राम। क्या है? 24.8 ग्राम मौजूद। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का कितना अमाउंट यानी यील्ड कितना आएगा ये हमने देखना है। ठीक है, 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट मौजूद है तो हमें ये यील्ड देगा, यानी इधर कौन सा प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट का अमाउंट देख रहे? कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसको मतलब इस एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि थ्योरेटिकल यील्ड कौन सा है, एक्चुअल कौन सा है, और लास्ट में परसेंट यील्ड कितना आएगा। ठीक है,
अब अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख ले तो 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें देते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले हमने देखना है कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड के दरमियान जो इक्विवेलेंसी फैक्टर है वो कौन सा है। 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें देता है 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, ये जो 24.8 ग्राम हमारे पास मौजूद है उसको हमने मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट तकरीबन 124 ग्राम पर मोल है और हमारे पास ग्राम मौजूद है 24.8 ग्राम, तो हमारे पास आ जाते हैं तकरीबन 0.2 मोल्स आ जाते हैं। यानी कॉपर कार्बोनेट का 24.8 ग्राम में कितने मोल्स है, 0.2 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें देते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो 0.2 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें देगा व्हाट 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर हम 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड को ग्राम में जाहिर कर ले तो ये होगा जो हमारे पास मास इन ग्राम है इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल। तो मोल्स हमारे पास क्या है 0.2 है मल्टीप्लाई बाय इसका जो मोलर मास है कॉपर ऑक्साइड का वो तकरीबन 80 है, तो हमारे पास आ जाता है 16 ग्राम। क्या है 16 ग्राम, यानी हमारे पास 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितने ग्राम्स का बराबर है 16 ग्राम। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस रेशो को हमने यूज करते हुए ये फाइंड कर दिया कि 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें कितना 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड देता है, यानी 16 ग्राम देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हमने पहले से रफ वर्क कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शन अभी हमने परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, तो हमने पहले से कैलकुलेशन कर दी अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन कि हमें 24.8 ग्राम कितना ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड देगा, यील्ड देगा 16 ग्राम। तो ये हमारे पास कौन सा यील्ड हो गया, ये हो गया थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, क्लियर। अब इस 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को हमने उठा लिया और क्रूसिबल में लैब में क्या कर दिया, अब इसको हीटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, लैब में जब हमने इसको हीट कर दिया तो 24.8 ग्राम की जब डिकम्पोजिशन हो गई तो हमारे पास एक्चुअल में जो अमाउंट आ गया उधर हमने जब वे कर दिया प्रोडक्ट तो हमारे पास वो क्या आ गया, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड आ गया वो कितना है 13.9 ग्राम। कितना आ गया 13.9 ग्राम। ये हमने लैब में जाके ये 24.8 ग्राम उठा लिया और हमने क्रूसिबल में इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, जब हमने हीट कर दिया और इसका जो प्रोडक्ट आ गया उसको हमने वे कर लिया तो कॉपर ऑक्साइड का जो अमाउंट था वो कितना था 13.9 ग्राम था। तो ये हमारे पास कौन सा यील्ड हो गया, एक्चुअल यील्ड हो गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली उधर हमने जाके ऑब्जर्व कर दिया कि जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास 13.9 ग्राम आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा एक्चुअल यील्ड हो गया। अब अगर हम देख ले तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड से क्या है ज़्यादा है। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो गई। आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मतलब 24.8 ग्राम को जब हम लैब में क्या करते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास इतना आता है, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हमने प्रेडिक्ट किया था कैलकुलेट किया था तो वो 16 ग्राम इसको आना था। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वन क्या है, अब इसकी हम परसेंट यील्ड देखते हैं। क्या परसेंट यील्ड, मैं इधर ही करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फार्मूला है परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकली मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो थे वो कितना है, वो 13.9 ग्राम है। ठीक है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन हमारे पास आ जाता है 86.87%। 86.87%। ठीक है, ये हो गया कौन सा परसेंट यील्ड हो गया।
यानी इसके मुताबिक 86.87 जो अमाउंट है कॉपर कार्बोनेट का वो डिकम्पोज हुआ है इनटू कॉपर ऑक्साइड, जबकि जब बाकी ये 13-14% जो है ये कहीं मतलब लॉस हो गया या अभी ये डिकम्पोज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये थे क्या यील्ड ऑफ रिएक्शन। अभी लास्ट में है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा क्यों कम होता है। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज less than what theoretical yield। ठीक है, तो इसके कुछ रीज़न है हमारे पास। फर्स्ट एक रीज़न है रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसकी रिएक्टेंट जब रिएक्शन कर लेते हैं प्रोडक्ट देते हैं, तो प्रोडक्ट वो स्टेबल नहीं होता या कुछ और रीज़न होती है, तो ठीक है, तो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो हमें देता है अमोनिया देता है। ठीक है, अब जब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमाउंट डाल दिया, ठीक है, तो वो रिएक्शन कर लेते हैं, हमें देते हैं अमोनिया। लेकिन अमोनिया क्या करता है, इसकी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके दोबारा हमें क्या देता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस तरह हमें जो अमाउंट हमने डाला होता है उसके लिहाज से हमारे पास अमोनिया नहीं आता, क्योंकि वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्ट अमाउंट होता है अमोनिया का वो हमें नहीं आ जाता। ठीक है, इस तरह एक दूसरा क्या है रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट मज़ीद आगे मतलब क्या करता है, वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो आगे मतलब तीसरी चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो इस तरह वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नॉन रिएक्शन है, जब मीथेन रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो हमें देता है CH3Cl+H। फॉर एग्जांपल हमें मीथाइल क्लोराइड चाहिए किसी रिएक्शन में। ठीक है, लेकिन ये इधर स्टॉप नहीं होता, ये मीथाइल क्लोराइड मज़ीद क्या करता है, रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो हमें देता है डाइक्लोरो मीथेन देता है। ठीक है, इस तरह डाइक्लोरोमीथेन रिएक्शन करते हैं मजीद क्लोरीन के साथ, हमें ट्राइक्लोरोमीथेन देता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट दूसरे में, दूसरा तीसरे में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन में हमारे पास जो रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड मतलब क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब जो हमें चाहिए होता है वो हमें फिर नहीं मिलता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें मीथाइल क्लोराइड चाहिए होता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, डाइक्लोरोमीथेन में, तो इसका जो अमाउंट हमने एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं आ जाता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं। साइड रिएक्शन मतलब जो मेजर प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है उसके बजाय कुछ माइनर भी बन जाते हैं। इसके अलावा साइड रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें आयरन क्या सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और हमें आयरन सल्फाइड देता है। ठीक है, अब हमने आयरन सल्फाइड के लिहाज से आयरन और सल्फर के अमाउंट्स डाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं हमारे पास क्या इम्प्योरिटी मौजूद हो, फॉर एग्जांपल मरकरी, तो वो सल्फर के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और HGS बना लेता है। ठीक है, तो सल्फर का जो अमाउंट आयरन के साथ आयरन सल्फाइड लेने के लिए जो दरकार था, रिक्वायर्ड था, वो यूज़ हो गया व्हाट विद इम्प्योरिटी एज मरकरी के साथ। ठीक है, तो फिर हमें आयरन सल्फाइड का अमाउंट कम मिलेगा। ठीक है, वो यूज़ हुआ, सल्फर का जो अमाउंट इस लिहाज से हमने डाला था, ठीक है, वो यूज़ हो गया मरकरी के साथ रिएक्शन करते हुए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल लॉस भी हो सकता है। मैकेनिकल लॉस मतलब जो बंदा रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मतलब उस टाइम भी लॉस होता है जब मतलब प्रोडक्ट बनता है, तो जिस बीकर या जिस फ्लास्क में हमने रिएक्शन कंडक्ट किया होता है तो उधर से वो कलेक्ट करना क्या थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात स्टिकी टाइप का वो
प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उस दौरान कलेक्शन या रिकवरी के दौरान इसमें क्या हो जाता है, इसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो या हम फिल्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या सिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस तरह का लॉस क्या मैकेनिकल लॉस होता है। तो इस तरह भी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट में कमी आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच भी चेंज हो जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो नहीं आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक रिएक्शन है जिसमें इथेनॉल को जब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 की मौजूदगी में हीट कर ले तो हमारे पास आ जाता है डाईइथाइल ईथर आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बनाना है डाईइथाइल ईथर, हमने 140 डिग्री पर इसको H2SO4 की मौजूदगी में क्या हीट कर दिया, हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, फॉर एग्जांपल अगर क्या हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर 170 तक चला गया, 170 तक, तो हमारे पास फिर डाईइथाइल ईथर नहीं आएगा, हमारे पास फिर ईथीन यानी एल्कीन बनेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होती ही हमारे पास फिर डाईइथाइल ईथर नहीं आएगा, वो ईथीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इधर डाईइथाइल ईथर की अमाउंट में फिर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो रीज़न थे जिसके ज़रिए मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट वो इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो इसकी अमाउंट कम मिल जाती है। तो इसी वजह से एक्चुअली ईल्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल ईल्ड। ये था अबाउट ईल्ड, रिएक्शन ईल्ड के बारे में। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।